हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और ये इस वीडियो में हम लोग राइट टू फ्रीडम के ऊपर बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने राइट टू इक्वालिटी के ऊपर बात किया था और डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं। वो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 17 एंड 18 तक मेंशन है। आप उसे जा कर के चेक कर सकते हैं। एंड नाउ वी कैन स्टार्ट द वीडियो। सो राइट टू फ्रीडम इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स guaranteed by the Constitution of India. It is very important to understand what the right entails and includes. So right to freedom जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें गारंटी किया गया है, मिला है, और इस राइट के अंदर क्या क्या है और कैसे है वो हमें देखना है। सो राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारे फंडामेंटल राइट्स का बैकबोन है, जो हमारी कंट्री जो है इस तरीके से सिविलाइज्ड है और इस्टेब्लिश्ड है। सो इसका बहुत सारा क्रेडिट जो है आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 राइट टू फ्रीडम को जाता है। आर्टिकल 19 में सबसे पहले जो है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स कंसर्निंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। सो ये जो कुछ राइट्स हैं ये आर्टिकल 19 में मेंशन किए गए हैं हमारी स्पीच को लेकर के। एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंट, आर्टिकल 19 इसके ऊपर डिस्कस करता है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। हमारे आर्टिकल 19 के अंदर हमारे कन्विक्शन के लिए और हमारे ऑफेंसेस के लिए प्रोटेक्शन के कुछ लॉज हैं, कुछ आर्टिकल्स मेंशन हैं। इन सभी को अभी हम डिटेल में कवर करेंगे। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, बिकॉज विदाउट दिस कोई भी फंडामेंटल राइट जो है, बाकी 5 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसलेस हैं। आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। 2002 के बाद से राइट टू एजुकेशन को कंपलसरी एंड फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। 2002 से पहले ये अमेंडमेंट ऐड नहीं था, 2002 के अंदर इसे ऐड किया गया है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अरेस्ट एंड डिटेंशन के तहत। सो लेट्स स्टार्ट। सो आर्टिकल नंबर 19 पहले इस पे देखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 19 गारंटीज 6 फ्रीडम। आर्टिकल 19 जो है वो हमें 6 तरीके की आज़ादियों से अवगत करवाता है। द स्टेट गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू एवरी पर्सन ऑफ इंडिया। हाउएवर द स्टेट कैन इम्पोज restriction on the freedom of speech and expression in the interest of integrity, security and sovereignty of the country. स्टेट जो है इंडिया, यहाँ पर स्टेट जो है वो इंडिया को रेफ़र किया गया है। आप स्टेट का डेफिनेशन जो है आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 13 तक मेंशन किया गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। स्टेट यानी कि यहाँ इंडिया, हर पर्सन, हर सिटीजन इंडिया के अंदर उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी कि वो अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं और अपने भाव को बोल करके सबके सामने रख सकते हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में स्टेट जो है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, जैसे कि हमारे बहुत सारे प्रेस और मीडिया एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने आजकल बहुत सुना होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अब रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या है? कई बार जैसे इमरजेंसी के टाइम पे आपके कोई भी राइट्स जो हैं वो नहीं रहते हैं, कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो इस्टेब्लिश्ड नहीं रहता है, तो उनमें से एक ऐसा टाइम है जिसमें आपका राइट टू फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी जो है वो हटाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप किसी की इंटीग्रिटी को, किसी की इंडिविजुअलिटी को क्वेश्चन ना करें, उसे डिफेम ना करें तब तक आपका ये राइट जो है वो प्रोटेक्टेड है। साथ ही अगर आप अपने स्टेट के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसे भाषण नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि स्टेट के अंदर एक दंगा भड़का सकता है या कोई भी नेगेटिव
चीज़ जो है अगर आप नहीं कह रहे हैं तो आपका ये जो राइट है, ये एक्सप्रेशन है, ये प्रोटेक्टेड है। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं या किसी भी पर्सन को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बट उनको डिफेम नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को लेकर के कि गवर्नमेंट ने अपने कौन कौन से जो है वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए हैं या क्या क्या करना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया है। बट आप किसी व्यक्ति विशेष लाइक अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो आप उनके लीगल वर्क या उनके जो ऑफिशियल वर्क है उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, बट उनकी इंडिविजुअलिटी कि वो कहाँ से आते हैं, कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, ये सारी चीज़ों पे आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक डिफेमेशन को जो है वो एक्सप्रेस करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है और बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस के साथ है, और आप तब तक अपने इस राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब तक कि आप किसी भी पर्सन के खिलाफ या उसकी इंटीग्रिटी को हर्ट कर देने वाले वर्ड्स जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 19 के अंदर सेकंड क्लॉज है फ्रीडम टू असेंबल। फ्रीडम टू असेंबल का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो ग्रुप बना सकते हैं, आप जो है एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ इकट्ठा हो सकते हैं बिना किसी हथियार के। द स्टेट गारंटी एवरी पर्सन द freedom to assemble peacefully without arms, however, as above, reasonable restriction can be imposed in the interest of the sovereignty and integrity of the country and public order। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए अगर आप असेंबल होते हैं सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हाउएवर इस राइट को भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लाइक कोविड टाइम्स में आपने देखा होगा कि लोगों को आसपास आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, या एक साथ 3 या 4 लोग जो हैं वो ग्रुप बना करके नहीं रह सकते थे। तो उस टाइम पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इस राइट को जो है वो अनवैलिड कर दिया गया था, बिकॉज कंट्री टू कंट्री हर स्टेट के अंदर इस चीज़ को कोविड का इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा था, और इन ऑर्डर टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर दिस वाज नेसेसरी। सो द नेक्स्ट राइट इज़ फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इंडिया के अंदर सभी को फ्रीडम एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत सारे हैं जिसमें आप लाइक पैसे वगैरह जमा करते हैं, और जो प्राइवेट बैंक्स कह लीजिए, दीज आर वन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसके अंदर आप जो है वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। काइंड ऑफ आप जो है वो लोगों के साथ असेंबल होते हैं, और आपको यूनियंस बनाने के जो है वो अधिकार है। जैसे आपने ट्रेड यूनियन के बारे में सुना होगा या किसान यूनियन के बारे में सुना होगा, तो मतलब जितने भी फार्मर्स हैं उनका ग्रुप जो है वो फार्मर यूनियन के नाम से जाना जाता है। ट्रेड यूनियन यानी कि जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके जब यूनियन फॉर्म होता है तो ट्रेड यूनियन बनता है। बहुत सारे जो है वो लेबर यूनियन भी बनते हैं, जिसमें फैक्ट्रीज़ वगैरह में आपने सुना होगा कि लोगों ने या लेबर्स ने हड़ताल की हुई है, तो उन्होंने जो है वो अपना यूनियन बना करके हड़ताल की हुई है, और ये जो है आपको फ्रीडम मिला हुआ है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर। ये आर्टिकल 19 का 3rd क्लॉज है। हालांकि इस क्लॉज को भी जो है, इस राइट को भी इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लाइक आप जो है, आपने दिल्ली में कुछ टाइम पहले किसान यूनियन को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है वो भड़काऊ चीज़ें हुई थी, और दिल्ली टू हरियाणा बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया था, बिकॉज ऑल द फार्मर्स वर सिटिंग देयर, और वहाँ पर वो जो है हड़ताल उन्होंने किया हुआ था। तो उस टाइम पे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने उन फार्मर्स के ऊपर जो है वो काफ़ी सारा उनको हटाने के लिए, वहाँ से उनकी राइट्स को वायोलेट किया, उनको वहाँ से हटाने के लिए, ताकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो। गवर्नमेंट ने जो है उनकी बात भी मानी थी, और बट उन चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए वहाँ पे कई सारे पुलिस ऑफिशियल्स जो थे वो भी वहाँ पर खड़े थे, ताकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो सके। अब यहाँ पर एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यूनियंस अगर हड़ताल करती हैं तो उससे बाकी पब्लिक को जो है, बाकी पब्लिक ऑर्डर जो है वो इम्बैलेंस नहीं हो सकता है, और इसी बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए इस राइट को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है।
नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडम टू मूव फ्रीली। आप अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो आप इस इंडिया के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, आप कहीं भी अपने अकॉर्डिंग जो है वो विज़िट कर सकती हैं। अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट दिस राइट कैन ऑल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। देखिए, आप कहीं भी जा सकते हैं इंडिया के अंदर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली पार्लियामेंट में चले जाएं और जा कर के जो है वहाँ पर आप अपना राइट शो करें कि हमारा तो राइट टू मूव फ्रीली है तो हम कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिकॉज़ ये सिक्योरिटी मेजर्स के कारण रिस्ट्रिक्टेड है। आप बॉर्डर एरियाज़ में भी, अगर आप नॉर्मल पब्लिक हैं तो आप बॉर्डर एरियाज़ में, या जो हमारे जो जवान हैं उनकी सिक्योरिटी एरियाज़ में भी नहीं जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और जो हमारे माइनर कास्ट्स हैं, माइनॉरिटी हैं, लाइक शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी आप जो है आपके ऊपर आपके इस राइट के ऊपर, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ द फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। इस राइट के अंदर आप जो है वो किसी भी प्रोफेशन को या किसी भी ऑक्यूपेशन को अपना सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहें सो यू कैन डू इट, अगर आप जॉब करना चाहें तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। उसमें कोई भी जो है वो सिक्योरिटी या कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन ऐड ऑन नहीं किया गया है। लेकिन तब तक जब तक कि आप कोई इमोरल या इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं, इलीगल मीन्स वो वर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया गया हो और पनिशेबल हो, जब तक आप ऐसे काम नहीं करते हैं तब तक आप कोई भी जो है वो एक्सप्रेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो अपना सकते हैं, आपको इसकी फ्रीडम है। अगेन स्टेट जो है इसके लिए काफ़ी कुछ कर भी रही है, लाइक मॉनसून सेशन जो है, जो अभी अभी गया है, इसके अंदर काफ़ी सारे बिल्स जो हैं वो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन को के आगे बढ़ने के लिए, इम्प्रूवमेंट को लेकर के रिलीज़ किए गए हैं, और कई सारे क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस को भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ द आर्टिकल 20। हमने आर्टिकल 19 के सारे क्लॉजेस जो हैं वो कवर कर लिए हैं। आर्टिकल 20 जो है वो डील करता है किसी भी पर्सन के, सिटीजन, किसी भी सिटीजन के इंडिया के अंदर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया हो या अगर उन्होंने कोई जुर्म की सज़ा काट ली हो तो चीज़ें कैसे प्रोसीड होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या जो है वो पनिशमेंट दिया गया है, ये सारी चीज़ों के साथ आर्टिकल 20 डील करती है। तो वेरी फर्स्ट वन इज़ द रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है कि अगर आपने पास्ट में कोई भी ऐसा जुर्म किया है जो उस टाइम पर इलीगल नहीं था और आज के डेट में इलीगल हो गया है, तो आपको उस जुर्म की सज़ा अब जो है वो नहीं दी जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जो है वो कंक्लूड करें कि आज से कुछ टाइम पहले तक सपोज़ चोरी को एक ऑफेंस की तरह नहीं लिया जाता था, और अब आज के डेट में उसे जो है वो एज अ ऑफेंस रजिस्टर कर दिया गया है, तो उस टाइम पर अगर किसी ने चोरी की होगी तो उस चीज़ को जो है वो ऑफेंस के तौर पर अब सज़ा नहीं दिया जा सकता। Retrospective criminal legislation is also known as ex post facto criminal legislation. Under this, a person cannot be convicted for an act that was committed at a time when the act had not been declared by law as an offense. यानी कि कोई भी पर्सन उस टाइम का किया गया या पुराने टाइम का किया गया कोई भी एक्ट को लेकर के अब जो है वो कन्विक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर अब जो है वो लॉ के द्वारा उसे इलीगल जो है या एक ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट इज़, ये जो चीज़ है रेट्रोस्पेक्टिव, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को के इम्यूनिटी नहीं देता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ अ थिंग जिसके अंदर आपको जो है वो कोई भी पुलिस ऑफिशियल जो है वो अरेस्ट कर सकती है अगर उन्हें लगता है कि कोई भी पर्सन एक ऐसा ऑफेंस कर सकता है जो कि कंट्री के लिए और पब्लिक ऑर्डर के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा, तो उस पर्सन को बिना किसी अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ ऐड अ सब हेडिंग डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी क्या है
कि एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। दिस इंडिकेट्स दैट अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड for the same offense more than one. Prohibition against self-incrimination. This implies that no person accused of an offense shall be compelled by the state to bear witness against himself. यानी कि एक तो डबल जियोपार्डी जो है वो अलाउड नहीं है, एक ऑफेंस के लिए कोई भी पर्सन 2 बार कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन हमें देती है कि हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि अपने द्वारा किए गए किसी भी जुर्म के लिए हम खुद विटनेस नहीं हो सकते हैं। यानी कि अगर हमने या आपने कई बार ऐसी चीज़ें भी देखी होंगी जिसमें कोई क्रिमिनल अगर अपने जुर्म को कबूल कर लेता है या कोई भी क्रिमिनल अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे जो है एज अ विटनेस साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज़ अ रूल. Now next let's move to Article 21 that states no person shall be deprived of his life and personal liberty by the state except as per the procedure established by the law. This article has a wide scope and its interpretation has undergone many changes over the decades. यानी कि आर्टिकल 21 के तहत हर पर्सन को अपनी लाइफ जो है वो पर्सनल लिबर्टी के साथ जीने का अधिकार है। यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी भी जो है अब शामिल कर दी गई है, यानी कोई भी पर्सन जो है उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है। इस चीज़ को कई सारी मीनिंग में इंटरप्रेट किया जा सकता है और इसकी कई सारी मीनिंग्स जो है वो टाइम के साथ बदली हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को इस तरीके से इंटरप्रेट किया है कि हर पर्सन को एक डिग्निफाइड यानी कि एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने का हक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट सेंस है, बिकॉज विदाउट दिस राइट्स टू लाइफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स वुड बी मीनिंगलेस। क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जो है वो आत्मसम्मान के साथ जिए, क्योंकि अगर ये राइट नहीं रहेगा, राइट टू लाइफ नहीं रहेगा, तो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मीनिंगलेस हैं। नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल 21 क्लॉज ए। आर्टिकल 21 के अंदर जो है वो काफ़ी सारे क्लॉजेस हैं। जैसे कि क्लॉज ए ये कहता है, जो कि आर्टिकल 21 है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर जो है वो ऐड ऑन किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन का जब 86वां जो है जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया था जो कि 2002 में था, वो ये कहता है कि स्टेट जो है वो सभी बच्चों को जिनकी एज 6 से लेकर के 14 साल तक है, यानी द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, the government or the state shall provide free and compulsory education. Right to education आर्टिकल 21 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लॉज है जो कि 2002 के बाद ऐड ऑन कर दिया गया था। जितने भी बच्चे हैं जिनका एज 6 से लेकर के 14 है, स्टेट उन्हें कंपलसरी फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। आपने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स देखे होंगे या बहुत सारे ऐसे स्कूल्स देखे होंगे जिसमें क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक कोई भी फ़ी नहीं लगती है, क्योंकि ये कंसिडर किया गया है कि क्लास 1 से क्लास 8 तक वो बच्चे होते हैं जिनकी एज जो है वो 6 ईयर्स से 14 ईयर्स तक होती है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी क्लास 9th के बाद जो है वो फ़ीस एक जस्ट अ मेयर अमाउंट लिया जाता है, बिकॉज education is a fundamental right. Let's move to Article 22 that deals with the protection against arrest and detention in certain cases. Arrest and detention को लेकर के कुछ केसेस में आपको जो है वो प्रोटेक्शन मिल सकता है। ये राइट जो है वो बोथ सिटीज़न एंड नॉन सिटीज़न ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। This provision extends certain procedural safeguards for individuals in case of arrest. इंडिविजुअल्स को कुछ सेफ गार्ड्स दिए जाते हैं अगर वो अरेस्ट होते हैं। लाइक इट कम्स इन टू द पिक्चर आफ्टर अ पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड, इट इज़ नॉट द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट डिटेंशन एंड अरेस्ट। आर्टिकल 22
तब जो है वो यूज़ किया जा सकता है जब एक पर्सन अरेस्ट हो चुका हो। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर काम नहीं करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने आपको पहले भी समझाया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू कोई भी ऑफिशियल आपको अरेस्ट कर सकता है अगर उन्हें ये लगता है और उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि आप जो है वो कोई बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम करने वाले हैं जो कि पब्लिक ऑर्डर को बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस कर सकता है। Article 22, Clause 1. Any person who is in custody has to be informed as to why he has been arrested. Further, he cannot be denied the right to consult an advocate. अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट होता है ऑफिशियल्स के द्वारा तो उसे ये पूरा हक है जानने का कि इसको कस्टडी में क्यों लिया गया है या उसे अरेस्ट क्यों किया गया है। फर्दर उसे इस चीज़ से मना नहीं किया जा सकता कि वो किसी भी एडवोकेट से कंसल्ट कर सके। सेकेंड वन इज़ द अरेस्टेड इंडिविजुअल शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि अरेस्ट किया गया है उसे मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो 24 घंटे के अंदर जो है वो पेश किया जाना चाहिए। ये चीज़ जो है वो सैटरडेज़ को अवेलेबल नहीं है बिकॉज संडेज़ जो है एक हॉलीडे अनाउंस्ड होता है, वीक ऑफ अनाउंस्ड होता है, तो संडे जो है एक वर्किंग डे नहीं है, नॉन वर्किंग डे है। सो नॉन वर्किंग डे इसमें काउंट नहीं होगा। सपोज़ एक पर्सन सैटरडे को अरेस्ट हुआ है तो वो संडे को उसका 24 आवर कंप्लीट होता है, बट संडे को सिंस नॉन वर्किंग डे है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो लाया नहीं जा सकता, प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ही कैन फर्दर बी प्रोड्यूस्ड ऑन मंडे और द नेक्स्ट वर्किंग डे। एग्ज़ाम्पल आपने कई सारे जो हैं वो ऐसे केसेस देखे होंगे या मूवीज़ में भी कई बार इस चीज़ को बहुत अच्छे से जो है वो एग्जाम्पलीफाई किया जाता है कि अगर कोई भी पर्सन है जो कि अरेस्ट किया गया है विद सम इंटेंशन तो उसको सैटरडेज़ को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो टाइम लिमिट जो है वो बढ़ जाता है। Article 22, Clause 3. No individual who has been arrested can kept in custody for more than the period determined by the judicial magistrate. आर्टिकल 22 क्लॉज 3 ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि अरेस्ट किया गया है उससे ज़्यादा समय के लिए जो है वो कस्टडी में नहीं रखा जा सकता जितना टाइम जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने डिटरमाइन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी पर्सन है जिसको 2 साल कस्टडी में रखने की या हिरासत में रखने की जो है वो पनिशमेंट दी जाती है या टाइम डिटरमाइन किया जाता है तो वो पर्सन 2 साल से ज़्यादा जो है वो जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। These safeguards are, however, not applicable to enemy alliance people arrested under preventive detention laws. ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 22 क्लॉज 3 ये उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू अरेस्ट किया गया है या हमारे एनिमी अलायंस। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन ऐसा है या जो पाकिस्तान का हो या किसी अदर कंट्री का हो उसे अरेस्ट किया गया है तो उसके ऊपर ये लॉज जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए उसकी जुर्म को देखते हुए या उसके ऑफेंस को देखते हुए जो है वो उसको सज़ा मिलती है और ऑफेंस से ज़्यादा जो है सज़ा नहीं दी जा सकती है। अगर किसी पर्सन ने माइनर थेफ्ट किया हो या माइनर थेफ्ट जो है वो किया हुआ हो तो उस पर्सन को थेफ्ट का जो भी पनिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है उससे ज़्यादा उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द right to freedom, article 19 to article 22 and the second fundamental right. I hope you all have understood this and अगर कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप उसे अपने जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर और अगर सजेशन है तो आई विल श्योरली ट्राई टू फॉलो। थैंक यू सो मच। हैव अ प्रोडक्टिव एंड अ गुड डे। बाय बाय।